નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, લોકમંચમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. આજે આ કાર્યક્રમમાં અમે કરવા જઈ રહ્યા છીએ એક મોટો ખુલાસો. આપને ખ્યાલ છે તે પ્રમાણે તીસ્તા સેતલવાડને ગુજરાત એટીએસ મુંબઈથી ધરપકડ કરીને લઈ આવી છે. અને ફક્ત એક જ આરોપ કે જ્યારે સુપ્રીમ કોર્ટે એસઆઈટીની ક્લીન ચીટ ઉપર જ્યારે રીટ કરી હતી, એની સામે ફરિયાદ કરી હતી અને એવું કીધું હતું કે ખોટા પુરાવા ઊભા કરીને તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી તથા તેમની સાથેના બીજા લોકો હતા, તે લોકોએ આ તપાસને ગેરમાર્ગે દોરી છે. સુપ્રીમ કોર્ટે ખૂબ જ કડક ભાષાની અંદર આની સામે ચોખ્ખું પોતાનું સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું છે કે જે પણ રજૂઆત થઈ છે એના આધારે જે પણ ક્લીન ચીટ મળી છે નરેન્દ્ર મોદી અને તેમના ઉપર બાકીના લોકો જેની ઉપર આરોપ થયો હતો તે બિલકુલ સાચું છે. અને ખોટી રીતે તીસ્તા સેતલવાડ અને તેની સાથેના જેટલા લોકો હતા તે બધાએ ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે સુપ્રીમ કોર્ટને અને બાકીની કોર્ટને. આ જ વાતની ચર્ચા કરવા માટે આજે અમારી સાથે છે તીસ્તા સેતલવાડ સાથે એક સમયે જેઓ તેમની સાથે હતા. તીસ્તા સેતલવાડની પોતાની જે એનજીઓ ચાલતી હતી, 2002ના રાયટ્સ બાદ જે મુસ્લિમો પીડિત હતા તેના રાહત કેમ્પમાં જઈને ખોટા કેસ ઊભા કરવા, ફરિયાદો લખાવી, આ જે કામ ચાલતું હતું એ સમયે એમની સાથે રઈસ ખાન પઠાણ પણ હતા. અને રઈસ ખાન પઠાણને આખા અનુભવ કેવા થયા, સમગ્ર કાર્યપદ્ધતિ કેવી હતી તીસ્તાની, તેની વાત આજે રઈસ ખાન ગુજરાતી મીડિયા पर पहली वक्त बात कर सकते. रईस जी, आपનું स्वागत છે. अभी आपने जो बात करी है कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से जो है ये अभी इंक्वायरी पुलिस कर रही है. हमने इससे पहले 2008 और 2009 में उनके खिलाफ फरियाद कराई थी, लेकिन उस वक्त पुलिस ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया था. लेकिन आज खुशी की बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में तीस्ता सेतलवाद को बॉम्बे से अरेस्ट करके और यहाँ लाए और आज उनको जो है उनसे पूछताछ हो रही है. रईस जी यहाँ पे रोकूंगा. हमारे व्यूअर्स और पूरे हिंदुस्तान की जनता, गुजरात की जनता हमारे जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था, क्योंकि आप शुरू से उनके साथ थे, तीस्ता के साथ थे. तीस्ता की जो एनजीओ थी उसके साथ जब आप जुड़े, पूरा आज चिट्ठा खोलना है. मुझे लगता है कि बहुत ऐसी बातें रईस खान आज बताएंगे गुजरात न्यूज के इस फ्लोर से, जो लोग जान के चौंक जाएंगे कि तीस्ता क्या करती थी, तीस्ता का एनजीओ क्या करता था. रईस जी बताइए कि किस माहौल में आपका तीस्ता से पहली बार मुलाकात हुई और क्या बात हुई थी. बॉम्बे में मेरी मुलाकात उनसे हुई और 92 जो दंगे हुए थे बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के नाम पर जो दंगे हुए थे, उन दंगों के बाद में तीस्ता सेतलवाद जो थी वो इंडियन एक्सप्रेस में एज ए रिपोर्टर एक काम करा करती थी. लेकिन उसने वहां से रिजाइन देने के बाद में कॉम्बैट न्याय मंच नाम का एक एनजीओ बनाया था. उस एनजीओ के तहत उसने वहां पर जो दंगे हुए थे, दंगा पीड़ित लोगों के बीच में जाके उसने काम किया था. लोगों ने उसको मदद की थी और मदद उसकी जो उनको जो कैंपों में विक्टिम रहते थे उनको खाना और कपड़ा और ये जो दिया था उसने उन तक पहुंचाया. उसके बाद में उसके दिमाग में, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ ऐसा आया कि इन विक्टिमों के लिए हम कानूनी लड़ाई लड़े, तो उसने वहां पर उनके लिए कानूनी लड़ाई लड़ी और श्री कृष्णा कमीशन तक उनका सपोर्ट करा. तो उसकी एक उस वक्त की छवि जो थी वो एक अच्छी साफ सुथरी छवि थी. और उसके बाद में वो श्री कृष्णा कमीशन के बाद में मैं गुजरात शिफ्ट हो गया. गुजरात आने के बाद में 2002 में जब ये दंगे हुए गुजरात के अंदर, तो हमने तीस्ता सेतलवाद की जो छवि थी वो हमारे दिमाग में थी. हमने तीस्ता सेतलवाद को कहा कि हम लोगों ने वहां पर मिलकर काम किया था, आइए यहाँ पर आके मिलकर काम करते हैं और यहाँ विक्टिमों की मदद करते हैं. तीस्ता सेतलवाद रईस जी यहाँ रोकूंगा. रईस जी यहाँ रोकूंगा. आपने बताया कि 92 में जब अयोध्या मतलब ये जो हुआ था पूरा दंगा, उस वक्त आप सबसे पहले उनकी मुलाकात हुई थी. अच्छा, ये जो आपने बताया कि 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए, तो क्या उस वक्त आपने तीस्ता को सामने से मिले थे या तीस्ता ने आपको बुलाया था? रईस जी नहीं, ऐसा नहीं है. तीस्ता को मैं गुजरात में था, मैंने तीस्ता को बुलाया था.
तीस्ता ने मुझसे संपर्क किया था। ओके, अच्छा, उस वक्त आपने एक अच्छे तौर पे उनसे बात की होगी कि जो पास्ट में आपने 92 में ये जो काम किया था, जो थी हमारे दिमाग में थी कि पिछली छवि जो थी उसकी वो एक अच्छी छवि थी, और मैंने उसको एक ईमानदार एक्टिविस्ट के तौर पर देखा था, और मैं समझ रहा था कि उसी तरह से ईमानदारी से आके यहाँ पर भी काम करेगी और विक्टिमों की मदद करेगी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो यहाँ पर लाशों का व्यापार करेगी। उसने सबसे पहले काम ये करा कि सारे विक्टिमों से वो मिली, जैसे कि नरोडा पाटिया हुआ, नरोडा गांव हुआ, गुलबर्ग सोसाइटी हुई, सरदारपुरा हुआ, बेस्ट बेकरी हुआ, इन तमाम विक्टिमों से वो मिली। और मिलने के बाद में उसने, मुझे नहीं मालूम था इसके मन में क्या लालच छुपा हुआ है, और उससे मिलने के बाद में उसने ये कहा उनके नाम पर पहले जो भी सहाय आई, वो सहाय आने के बाद जो खाने पीने की और कपड़ों की थी वो भी उन लोगों को बांटी। उसने शुरू में जरा अच्छा लगाने के लिए ये सब करा। फिर उसके बाद में उसने ये कहा कि हम तुमको इंसाफ दिलाएंगे, और इंसाफ दिलाने के नाम पर उसने उनकी एफिडेविट करी। और एफिडेविट जो करी है उसमें जो विक्टिम थे उनको भी ये नहीं मालूम था कि एफिडेविट में क्या लिखा हुआ, क्योंकि एफिडेविट जितनी भी हुआ करती थी वो सब इंग्लिश में हुआ करती थी, और गुजरात के अंदर गुजराती के सिवा कोई दूसरी भाषा वो विक्टिम नहीं जानते थे। और उसके बाद में उन लोगों ने अपनी एफिडेविट की कॉपी जब मांगी तो उसने कॉपी देने से ये कह के इनकार कर दिया कि अभी तुम इधर उधर दिखाओगे तो अगेंस्ट के लोगों के पास पहुंच जाएगी ये कॉपी, तो तुम्हारा केस खराब हो जाएगा, इसलिए जब केस चलेगा तब हम तुमको ये कॉपी देंगे। तो रईस खान जो उसने बनाई थी, रईस खान जी, अपनी मर्जी से बनाई थी। रईस खान जी, यहाँ रोकूंगा। आपने बताया कि वो एफिडेविट करवाती थी, लोग उनके पास आते थे, लोग अब कुछ न्याय मिलेगा, उनको जस्टिस मिलेगा, उस वजह से लोग आते। लेकिन मेरा सीधा सवाल यह है कि उस वक्त काम करने वाली बहुत सारी एनजीओ थी, बहुत सारी एनजीओ थी, तो क्यों ऐसा किया था? क्या उसने लालच दिया था? क्या झूठ बोला था? क्या ऐसा माहौल खड़ा किया था कि बाकी एनजीओ के पास नहीं लेकिन सीधा तीस्ता की एनजीओ के पास आते थे? क्या उन्होंने क्या लालच दी थी उन लोगों को? नहीं, ऐसा नहीं था। वहां पर जो एनजीओ आए थे तो हर एनजीओ ने अपना अपना काम बांट लिया था, हर एक ने बांट लिया था काम कि हम जो है वो जो लीगली सहाय है वो नहीं करेंगे। और उन लोगों ने, उनको किसी ने कहा कि हम मकान बना के देंगे, किसी ने बोला कि हम उनको कपड़े दिए, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। वो कुछ दिन में वापस चले गए, दंगा खत्म होने के बाद में चले गए, वो टिके नहीं। ये टिकी रही क्योंकि इनका बड़ा प्लान था, और बड़ा प्लान ये था कि ये एक दंगा हुआ और इनको पीछे से जो सपोर्ट मिल रही थी कांग्रेस की तरफ से, और इनको वहां कहा गया कि कोई भी यहाँ पर एनजीओ ना टिकने चाहिए, आप जो है सारे विक्टिमों को अपने साथ में पकड़ के रखिए। और सारे विक्टिमों को साथ में रख के उन लोगों को लालचें दी गई कि आपको हम इतना इतना पैसा दिलवाएंगे और आपके मकान बनवाएंगे और आपको जो है इंसाफ दिलवाएंगे। तो जिनके घर के लोग मारे गए थे और जिनके घर तोड़ दिए गए थे, जिनके घर जला दिए गए थे, जिनके बहुत नुकसान हुए थे, वो कैंपों में पड़े हुए थे, उस वक्त उनको घर की भी जरूरत थी और उनको खाना भी चाहिए था, उस वक्त उनको इंसाफ भी चाहिए था। गुस्से में थे वो लोग, तो इनकी बातों में वो आ गए और सारी एफिडेविट की कॉपियां, वो सारी एफआईआर की कॉपियां इन्होंने ली। लेकिन उनको एक डायरी के अंदर ये और इनका साथी सहयोगी सोहेल तिरमिजी दोनों मिलके उनसे एक डायरी में नाम पूछा करते थे, नाम लिखा करते थे कि कौन कौन था घटना पे, कौन कौन लोग थे और किस किस तरह का उन्होंने करा था आप लोगों के साथ में, वो सब लिख के ले जाया करते थे। और उसके बाद में ये दोनों मिलके जो है वो एफिडेविट बनाया करते थे, और वो एफिडेविट बनाने के बाद में ये उनसे साइन कराते थे एफिडेविट पे, और तुरंत उसकी नोटरी बनाने के बाद सोहेल तिरमिजी वो ले जाया करता था। अब वो सोहेल तिरमिजी अपने पास रखता था या इसको बॉम्बे भेज देता था, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम। रईस खान जी, यहाँ पे बात ये भी आती है, बहुत सारे मतलब ऐसे एलिगेशन भी लगे हुए हैं, और खास हम आपसे जानना ये चाहेंगे क्योंकि आपने उनके साथ काम किया है, पैसा कहां से आता था? क्योंकि बहुत सारा पैसा इस एनजीओ के पास था, ऐसा भी आक्षेप है। और आपने भी, हम जब पहली बार मिले थे तब आपने भी बताया था, इसी चैनल के ऊपर आपने इंटरव्यू किया था बरसों पहले, आपने भी बताया था कि पैसे का जुगाड़ कुछ बहुत ही मतलब सस्पिशियस था। क्या था पैसे का जुगाड़? देखिए, पैसे का जहां तक सवाल है, पैसे का सबसे बड़ा जो है, शुरू में
जब अहमद पटेल जिंदा थे, अहमद पटेल अहमदाबाद में आ गए थे, अहमद पटेल ने शुरू में पैसा दिया इनको, तीस्ता सेतलवाद को। और पहली बार जो है वो उन्होंने उसके जब कैंप चल रहे थे, पहली बार इन्होंने खुलेआम तौर पर जो फंड लिया वो इस तरह से लिया कि इन्होंने मुझसे ये कहा कि 45 विक्टिमों को लेकर, 45 विक्टिमों को लेकर आप जो है आप दिल्ली आइए, और दिल्ली आना बहुत जरूरी है उनको लेकर आइए, उनको राष्ट्रपति से मिलाएंगे। हम बस में सवार करके उनको अहमदाबाद से दिल्ली लेकर आए, और दिल्ली आने के बाद में विट्ठल भाई भवन के अंदर उनको ठहराया गया, और विट्ठल भाई हॉल के अंदर जो है वो तमाम मीडिया को बुलाया गया था। और फिर इनको सारा दिन उनको बैठ के अलग अलग लोगों ने सिखाया उनको कि आपको क्या बोलना है मीडिया के सामने। तो मीडिया के सामने उन लोगों को बैठाया गया, उन्होंने अपने बारे में बताया कि हमारे साथ क्या जुल्म हुआ है, किस तरह से हमारे साथ ज्यादती हुई, किस तरह से हमारे साथ लोग मारे गए, किस तरह से हमारे घर जलाए गए, किस तरह से नुकसान हुआ हमारा, वो सारा कुछ मीडिया के सामने बताया। और उसके बाद में तीस्ता सेतलवाद ने एक चादर बिछाई और उसमें कहा कि ये केस लड़ने के लिए हमें बहुत पैसों की जरूरत है, मदद की जरूरत है, सारी मीडिया के सामने। और उसके अंदर लोगों ने पैसे डाले, और उस वक्त जिस वक्त ये प्रोग्राम हुआ विट्ठल भाई भवन के अंदर, उस वक्त पूरी लॉबी, बड़े बड़े मिनिस्टर और उस बड़े बड़े कांग्रेस के नेता, क्योंकि बीजेपी की सरकार थी, सारे नेता वहां पर मौजूद थे, बड़े बड़े नेता। और वो चादर बिछाई गई, यहाँ तक हमने देखा कि लेडीजों ने बहुत सारी जो वहां पर मौजूद थी, उन्होंने अपने कानों के और गले के जो सोने की चीजें या अंगूठियां थी वो भी उसके अंदर, चादर के अंदर डाली थी। पहला फंडिंग यहाँ से इन्होंने शुरू करा था खुलेआम। उसके बाद में दूसरे दिन इनको राष्ट्रपति के.आर. नारायणन के पास में भेजा गया। वहां पर उन्होंने के.आर. नारायणन, जो राष्ट्रपति हमारे माननीय राष्ट्रपति थे उस वक्त, के.आर. नारायणन, उनके सामने इनको भेजा गया। उसके सामने सबने अपनी बातें करी, और उसके बाद उनको लेकर हम गुजरात आ गए। और गुजरात आने के बाद इन्होंने एक स्टाइल करा था कि तमाम विक्टिमों को लेके पूरे इंडिया के अंदर जगह जगह, कभी बॉम्बे, कभी बेंगलोर, कभी कहीं, कभी दिल्ली, कभी यूपी, कभी बंगाल, हर जगह लेके उनको जाया करती थी। और हर जगह इनको इस तरह से लोग मिला करते थे। वो खुलेआम इन्होंने जो, अगर इनको पैसा किसी ने दिया था तो वो दिल्ली विट्ठल भाई भवन में दिया। उसके बाद में पीछे से इनको कितना पैसा दिया गया वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इनके पास फॉरेन फंड भी आने लगा। फॉरेन से भी बहुत सारे लोग आए, और फॉरेन से भी इनको लाके इन्होंने सऊदी वगैरह से भी बहुत सारे फंड उस टाइम पे आना शुरू हो गए थे। फिर इन्होंने उसी टाइम अप्रैल में दंगे हुए, फरवरी में इन्होंने सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस के नाम से एक एनजीओ बनाया अप्रैल के अंदर। और अप्रैल में उसको बनाने के बाद में इन्होंने फंडिंग तो उससे पहले ही शुरू कर दी थी। सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस के आने से पहले कॉम्बैट न्याय मंच के नाम से और भी संस्थाएं थी, अलग अलग संस्थाएं थी, अलग अलग संस्थाओं के नाम पर इन्होंने फंडिंग ली है। और उसके बाद में इन्होंने विक्टिमों को कुछ भी नहीं दिया। जिन विक्टिमों को लेके ये घूमा करती थी, वो मीडिया के सामने लाया करती, तो उनको थोड़े बहुत 5-7 हजार रुपए, 2,000, 4,000, 5,000 रुपए दे दिया करती थी। और उनसे बड़े बड़े वायदे करे थे, लेकिन अपने वायदों को पूरा करा नहीं इन्होंने, निभाया नहीं। इन्होंने, कहते हैं कि लाशों के ऊपर इन्होंने व्यापार किया है, और लाशों के नाम पर जो विक्टिम, जिनकी लाशें गिरी गई पड़ी थी, या जो लोग मारे गए थे, उनको बेचारों को कुछ नहीं मिला। और इन्होंने करोड़ रुपया जो है वो जमा करा, और करोड़ रुपया जो है इन्होंने अपने खुद के ऊपर खर्च किया है। रईस खान जी, आपने बताया ये बात, मेरे हिसाब से बहुत सारे जो मुस्लिम पीड़ित थे उन लोगों को धीरे धीरे पता चलने लगी। मैं खास आपसे ये बात जानना चाहता हूं कि सब लोग धीरे धीरे तीस्ता के राज जानने लगे थे, लेकिन ऐसी क्या बात है, सुनिए, मेरा सवाल बाकी है। ऐसी क्या बात है कि जाकिया जाफरी हरदम तीस्ता को सपोर्ट करते थे? आप तो बहुत रहे, जाकिया जाफरी जी के साथ भी रहे थे, बहुत सारी मुलाकातें भी होती होगी उसमें। जकिया जाफरी को इन्होंने शुरू में ही उनकी एफिडेविट करी थी, और जकिया जाफरी को ये कहा था इन्होंने कि आपके हस्बैंड जो मारे गए हैं, तो आपके हस्बैंड जो है उनकी आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए, और आपको जो है ये एफिडेविट, वो बेचारी पढ़ी लिखी भी नहीं है और वो बहुत कुछ जानती भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उनको जो इनकी एफिडेविट इन्होंने करी, कई बार कोर्ट में लेकर आई, और ले जाके इन्होंने कोर्ट में उनको खड़ा करा, एफिडेविट उनकी लगाई। और जकिया जाफरी का जहां तक सवाल है, जकिया जाफरी ने दंगा जो हुआ था, जो वहां गुलबर्ग सोसाइटी के अंदर जो भी कुछ हुआ था, वो उसको अपनी आंखों से नहीं देखा था। वो एक कमरे में बंद थी,
और जब सारा घटना खत्म हो गई, सारा दंगा बंद हो गया, दंगाई चले गए, उसके बाद जब पुलिस आई और पुलिस ने आवाज लगाई कि कोई अगर यहाँ पर जिंदा है और कोई अगर पुलिस की मदद चाहता है तो पुलिस उनकी मदद के लिए आई है, कोई भी जिंदा है आवाज दो, तो उस वक्त जकिया जाफरी और उनके साथ में जो लोग जिंदा थे वो पुलिस की हिरासत, पुलिस के साथ में, पुलिस की उसमें प्रोटेक्शन के अंदर कैंप में गए थे। तो उसके बाद में जकिया जाफरी जो थी वो शिफ्ट हो गई सूरत के अंदर, और सूरत के अंदर शिफ्ट होने के बाद में उनका एक बेटा था तनवीर जाफरी। तनवीर जाफरी इस मामले में तिस्ता के साथ सपोर्ट में रहा, और उनकी एक बेटी थी नरगिस जाफरी जो अमेरिका के अंदर रहती है। तो अमेरिका के अंदर इन लोगों ने एक प्लान बनाया कि जकिया उसको नरगिस जाफरी और तनवीर ने कि अमेरिका जाया जाए और अमेरिका जाके वहां से फंडिंग करी जाए। तो ये लोग अमेरिका भी गए, अमेरिका से भी फंडिंग करके लेकर आए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उस फंडिंग के अंदर तनवीर जाफरी और तनवीर जाफरी की बहन नरगिस भी शामिल थी। तो वो फंडिंग करने के लिए ये बार बार अमेरिका जाया करते थे। रईस खान जी, आपने जब फंडिंग की बात की तो सीधा सवाल मेरा यह है, बहुत सारी ऐसी बातें भी आई थी, बहुत ही ऐसे सबूत भी मिले थे कि तीस्ता ने जो भी पैसा अपने एनजीओ के नाम से कलेक्ट किया था उस पैसे को उसने अय्याशी में उड़ाया था। क्या ये बात कितनी सच है रईस जी? इसी पर हमारा उनको कई बार झगड़ा भी हुआ था कि आप विक्टिमों को पैसा नहीं देते हैं, जो विक्टिमों के नाम पर पैसा आया हुआ उनको क्यों नहीं देते हैं। तो उनका ये कहना था कि हम विक्टिमों को कैसे पैसा दें, अगर हम विक्टिमों को पैसा देंगे तो विक्टिम तो हमारे साथ रहेंगे ही नहीं कोई भी, तो इनको इस तरह से हम अपने साथ रख सकते हैं कि इनको हम सिर्फ लालच दे। तो हमने कहा ये गलत बात है, आप इनको पैसा दो, आप कम से कम इनको 100% नहीं दे सकते तो कम से कम 25% तो दो ना, इनको कुछ तो दो। तो उन्होंने उसके ऊपर मुझसे ये कहा कि जहां से हमको फंड आते हैं, जो फंड के बीच के लोग होते हैं, जो दलाल होते हैं, वो 50% वो लोग ले जाते हैं और हमारे पास 50% रहता है। तो 50% के अंदर हमारे पास बहुत सारे खर्चे हैं, उन खर्चों को पूरा करने के लिए हम अगर उनको कुछ देंगे तो हमारे पास कमी हो जाएगी, और हमारे पास जब फंडिंग रहेगी तो ही हम कुछ कर पाएंगे। तो हम ये सोचते थे कि ये जो है फंडिंग लाती हैं, जमा करती हैं, और ये केस वगैरह जो चल रहे हैं इसके लिए। लेकिन उसके लिए बाद में मुझे ये मालूम हुआ कि इनके पास जो एडवोकेट थे वो सारे एडवोकेट इन्होंने सैलरी पे रखे हुए थे, सारे एडवोकेट सैलरी पे रखे हुए थे और वो सैलरी पे काम कर रहे थे सारे एडवोकेट। तो वो उसकी सैलरी कोई और दिया करता था, और से वो पैसे आया करते थे उनके खातों के अंदर जो इनके एडवोकेट थे। रईस जी, यहां मेरा सीधा सवाल है, तीखा सवाल है कि जब तीस्ता के एनजीओ के ऊपर इस टाइप के उसके एनजीओ के आए हुए पैसे को अय्यासी में उड़ाने का एक उनके ऊपर एलिगेशन हुआ, साथ साथ एलिगेशन रईस खान पे भी हुआ था। ऐसी भी बातें चली गई थी कि बहुत सारा पैसा जो है तीस्ता का पैसा लेके रईस खान गुल हो गए थे, रईस खान ने भी बहुत सारा पैसा अंदर से बना दिया। कितनी सच्चाई? अगर ऐसा कुछ होता तो मैं गुजरात में मेरे पास या मेरे खिलाफ तो कोई ना कोई फरियाद करता। मैंने तो 2008 में उनके खिलाफ फरियाद करी है, और तिस्ता सेतलवाद भी मेरे साथ में थी, वो भी मेरे ऊपर फरियाद कर सकती थी कि इनको रईस खान को पैसा मिला तो रईस खान वो पैसा लेके चले गए, तो वो भी फरियाद कर सकती थी। सीधा सीधा पैसा तो मेरे पास कोई आता नहीं था, पैसा जितना भी आता था, फंडिंग जितनी भी आती थी वो तिस्ता के पास आया करती थी और तिस्ता वो पैसा लिया करती थी। अगर कोई ऐसा प्रूफ एक कहीं पर भी इस तरह का कोई प्रूफ मिलता है कि किसी ने भी रईस खान पठान को 1 रुपया भी दिया है तो रईस खान पठान उसका सामना करने के लिए तैयार है। रईस खान जी, एक बात यह भी है कि जब आप तिस्ता को समझाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे आपने बताया कि आपने एक बार बात भी किया, कई बार बात किया कि जो पैसे आए उसमें से ज्यादा पैसे उनको दो ताकि लोगों को जो पैसे की हमने जरूरत ये नहीं बोलता, हमने ये कहा कि ज्यादा से ज्यादा पैसे आप ले लो, लेकिन कम से कम तो उनको थोड़े पैसे तो दो, लेकिन नहीं देती थी वो। तो क्या इसी बात पे रईस खान उनको छुपते थे उनकी आंखों में, या और कोई वजह थी? और उनको खटकने लगे थे। सबसे ज्यादा वजह ये बड़ी थी कि वो गुलबर्ग सोसाइटी को म्यूजियम बनाना चाहती थी, और चार्जिंग भी खत्म हो गई।
हेलो रईस खान जी, आ रही है मेरी आवाज? मैं दूसरे फोन से लगाता हूँ, इसकी चार्जिंग भी खत्म होने आ रही है। रईस खान जी, हम कट नहीं कर सकते। सुनिए आप, 2 मिनट चलेगा ना आपका बात? हेलो जी, रईस खान जी, आ रही है मेरी आवाज? आपकी आवाज आ रही है। हेलो, हाँ रईस खान जी, हाँ जी, आ मेरा रही है मेरा आपकी अंतिम सवाल, अंतिम सवाल मुझे पता है। अच्छा आवाज। रईस खान जी, क्या क्या धमकियां भी मिलती थी आपको? ये भी बात आई थी कि मुझे आपको तीस्ता भी की बहुत तरफ धमकी दिया मुझे था। मुझे 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 तीस्ता की तरफ से भी धमकी मिली थी, और एक धमकी जो है आरबी श्री कुमार की तरफ से मुझे मिली थी। आरबी श्री कुमार ने कहा था मुझसे, जिसकी मैंने फरियाद करी है क्राइम ब्रांच अहमदाबाद में, और मैंने उनका ऑडियो जो था वो भी क्राइम ब्रांच को दिया है, और उसमें उन्होंने मुझे खुलेआम धमकी दी थी कि तीस्ता के खिलाफ मत जाना, अगर तीस्ता के खिलाफ तुम गए तो तीस्ता जो है उसके ताल्लुकात जो है वो मुस्लिम संगठन आतंकवादियों से हैं, वो आपको मरवा देगी। ये इस तरह की धमकी दी, और उसके बाद में मुझे कई लोगों ने धमकियां दी, जिसकी फरियादें मैंने पुलिस कमिश्नर अहमदाबाद में की हुई। और ये भी मतलब तीस्ता ने आपको बदनाम करने के लिए ये भी बात चलाई थी कि आप भारतीय जनता पार्टी, वीएचपी, आरएसएस के साथ जुड़ गए हो, ये भी बात हुई थी। ये तीस्ता ने साजिश की थी, और मेरे बारे में ये अफवाहें भी फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा किसी से भी ताल्लुक नहीं है। आज भी मैं प्राइमरी मेंबर नहीं हूं जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का। रईस खान जी, एट लास्ट, क्योंकि मुझे पता है कि आज जैसे भी तीस्ता का नाम आएगा तो तीस्ता के खिलाफ बोलने वाला सबसे पहला आदमी था तो रईस खान पठान था। बहुत सारे लोग, बहुत सारी मीडिया आपको संपर्क करने की कोशिश भी करती मेरी रहेगी। मेरी बात अधूरी रह गई, मेरी बात अधूरी रह गई। बताइए। गुलबर्ग सोसाइटी को म्यूजियम बनाने के नाम पर ही मेरा उनका झगड़ा हुआ था, जबकि जो जितने भी गुलबर्ग सोसाइटी के रहने वाले लोग थे, वो उस सोसाइटी को बेच के जो अपने किराए के मकान में रहते थे या अपने रिश्तेदारों के मकान में रहते थे, बड़े परेशान थे। वो ये चाहते थे कि गुलबर्ग सोसाइटी बिक जाए तो वो लोग अपने मकान खरीद लें और अपने घरों में चले जाएं। तो उसके लिए हमने एक बिल्डर को भी लगाया था, और वो बिल्डर गुलबर्ग सोसाइटी खरीदने के लिए तैयार हो गया था, और जो विक्टिम थे उस वक्त, उन विक्टिमों के साथ में उस बिल्डर की मीटिंग भी करा दी थी। लेकिन उसके बाद में तीस्ता को जब मालूम हुआ तो तीस्ता ने कहा कि आपने ये गलत करा है, और ये हम होने नहीं देंगे, ये गुलबर्ग सोसाइटी हम बिकने नहीं देंगे, और हम इसको म्यूजियम बना के रहेंगे। तो हमने उसको ये कहा कि आप इसको म्यूजियम ज्यादा जरूरी है या इन लोगों के ये किराए के मकानों में रहते हैं, और उसने वो सोसाइटी को बिकने नहीं दिया। आज तक वो लोग किराए के मकानों में रह रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है इधर उधर रह रहे हैं, उनके खुद के पास मकान नहीं है। आप गुलबर्ग सोसाइटी के लोगों से जब मिलेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा मालदार अगर कोई है तो जकिया जाफरी है। बाकी के जितने भी लोग हैं बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं और बड़ी गरीबी की जिंदगी काट रहे हैं, और बहुत सारे लोग आज तक मकानों में रहते हैं, और कई लोग तो मर भी गए इसी इंतजार में कि उनको इंसाफ मिलेगा और उनको घर मिलेगा, उनकी सोसाइटी बिकेगी। आज उनकी सोसाइटी को खरीदने वाला नहीं है, वो परेशान हाल है। उनकी तकलीफों और परेशानियों को तीस्ता को नजर नहीं आया। उन लोगों ने हर साल ये 2002 का दुखड़ा और 2000 में जो गुजरात के अंदर दंगे हुए थे, उनको लेके 28 फरवरी को गुलबर्ग सोसाइटी के अंदर एक प्रोग्राम आयोजन करती थी, और उसको वीडियो बनाया करती थी। विक्टिमों को, सारे गुजरात के विक्टिमों को वहां जमा करती थी, और बहुत सारे अपने सपोर्टर, जो उसके सपोर्टर एनजीओ थे, वो भी वहां पर आया करते थे। वो सारे लोग वहां पर मिलके प्रोग्राम करा करते थे, और उसकी वीडियो जो है वो विदेश भेजा करते थे, देश में भेजा करते थे, उसी के ऊपर उनका फंड आता था। लास्ट में मजबूर होके 2012 के अंदर गुलबर्ग सोसाइटी के लोगों ने पुलिस में फरियाद करी है कि तीस्ता उनके नाम पर वीडियो बनाती है और उनके नाम पर करोड़ों रुपया लेकर आती है, इसको बंद करा जाए और इनको 28 फरवरी को प्रोग्राम करने की परमिशन ना दी जाए। और उन लोगों ने ही, जो गुलबर्ग सोसाइटी के विक्टिम हैं, जो विटनेस हैं, उन लोगों ने ही कोर्ट में क्राइम ब्रांच में उन्होंने इसके खिलाफ कंप्लेंट करी, और उन्होंने जाके कोर्ट में 164 का अपना स्टेटमेंट भी दिया है तीस्ता के खिलाफ। थैंक यू रईस जी, थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। गुजरात न्यूज के फ्लोर पर पहली बार गुजरात के कोई भी मीडिया, जो भी न्यूज मीडिया है, उसके ऊपर पहली बार રઈસ ખાન જે કે તીસ્તાની સાથીદાર હતા એક સમયના, અને અત્યારે તીસ્તાના બધા જ ચિઠ્ઠા તેમણે ખોલ્યા છે। દર્શક મિત્રો, આ હતા તીસ્તા સેટલવાડની એનજીઓ સિટીઝન ફોર જસ્ટિસ એન્ડ પીસ। એનજીઓ તો ખૂબ જ લુભામણું હતું, પરંતુ આમાં જસ્ટિસ ક્યાં અને પીસ ક્યાં? કોઈ જસ્ટિસની વાત નહીં, કોઈ પીસની વાત નહીં, ફક્ત લોકોની લાગણીઓની, લોકોના જે ઇમોશન્સ હતા
તેને વેચવાનો ધંધો તીસ્તા સેતલવાડે કર્યો હતો અને આના ખુલાસા તીસ્તાના ચિઠ્ઠા બીજા કોઈએ નહીં પરંતુ તીસ્તાની સાથે રહેલા એમની સાથે કામ કરનારા એક સહકર્મી રઈસ ખાન પઠાણે આજે ખોલી દીધા છે. દર્શક મિત્રો, કહેવાય છે ને કે બહુ જ લોકો જ્યારે કોઈ પણ તકલીફ આવે ને ત્યારે કોઈ પણ મસીહાને પોતે કોઈ પણ જે મદદ કરવા એને મસીહા માની લેતા હોય છે, પરંતુ આ મસીહાની પાછળ એમની મનસા શું છે તે આજે આટલા વર્ષો પછી ગુજરાતના મુસ્લિમોને ખબર પડી છે. સો મહેરબાની કરીને એક જ અપીલ છે અમારી કે કોઈ પણ વ્યક્તિ જ્યારે તમને ધર્મના નામે અથવા તો કોઈ બીજી રીતે લોભાવાની કોશિશ કરે તો મહેરબાની કરીને તીસ્તા સેતલવાડના કરતૂતોને ધ્યાનમાં રાખીને આવનારા દિવસોમાં નિર્ણય લેજો. થેન્ક યુ વેરી મચ. ફરી મળીશું આવતીકાલે લોકમંચમાં એક નવા વિષય સાથે. ત્યાં સુધી જ આપશો. નમસ્કાર.